अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर सिबकतुल्ला आपके सामने हाजिर हूँ दूसरे चैप्टर के ऊपर। दूसरा चैप्टर जो सिलेबस में गिवन है मेरे बच्चे वो फोर्स एंड मोशन है। उस फोर्स एंड मोशन का जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अभी वो पार्ट कहलवाता है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी सिर्फ एक एक्सिस में मूव करे, यानी कि अगर बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो सिर्फ एक्स एक्सिस में, अगर बॉडी वाई एक्सिस में मूव कर रही है तो सिर्फ वाई एक्सिस में। तो इसको मोशन इन वन डायमेंशन कहलवाते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन का जो पहला लेक्चर है हमारे पास वो दो क्वांटिटीज को डिस्कस करना है। एक क्वांटिटी बाबा है डिस्टेंस, दूसरी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या कहता है? डिस्टेंस कहता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी जो मुकम्मल पाथ कवर करती है किसी एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट पर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। आप रेगुलरली अपने घर से एकेडमी जाते होंगे, घर से स्कूल जाते होंगे, घर से कहीं दूसरी जगह पर जा रहे होंगे, तो ये आपका टोटल पाथ लेंथ कवर्ड है। तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद जब आप मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी पोजीशन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो जो पोजीशन चेंज होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस इज आल्सो द चेंज इन पोजीशन। जो डिस्टेंस है मेरे बच्चे वो टोटल पाथ लेंथ भी है या पोजीशन की चेंज भी है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी होता है। मतलब हमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना बल्कि एक्चुअल पाथ लेना है। एक्चुअल पाथ का मतलब है कि मिसाल के तौर पर एक जगह पर दूसरी जगह पर जाना है, तो उस जब हम मूव कर रहे हैं तो पोजीशन चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पर पहले हम सीधा गए, फिर लेफ्ट हैंड पर गए, फिर राइट हैंड पर गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलाकर हम इनको डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ, या आप चाहें तो इसको चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं बाबा। उसके बाद लिखा पड़ा है कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर वो होते हैं जिनको डायरेक्शन नहीं होता। जो डिस्टेंस कवर होता है, बॉडी जो कवर करती है, कैन नेवर बी जीरो। अब इस बात को समझिएगा, डिस्टेंस कवर्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्टेंस जीरो हो सकता है। सर डिस्टेंस कब जीरो हो सकता है? जब बॉडी रेस्ट में हो। लेकिन मैंने वर्ड यूज किया ना कवर। कवर का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे। तो पोजीशन जब भी चेंज करेगा तो डिस्टेंस नॉन जीरो होगा। तो याद रखिएगा इस बात को कि भाई जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब नॉन जीरो। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है बॉडी का वो हमेशा क्या होता है मेरे बच्चे? इंक्रीजेस। वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा बढ़ता है। थ्योरी समझा रहा हूं, एमसीक्यूज करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आइडिया मिलेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस। कभी मैंने कहा कि इट नेवर बिकम जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस को डी के साथ भी जाहिर किया जाता है और एस के साथ भी जाहिर किया जाता है। बाबा नेक्स्ट क्वांटिटी हमने पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ये ऐसे ही है कि जब पोजीशन चेंज करने के लिए हम शॉर्टकट इख्तियार करें तो उस शॉर्टकट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पर ये दो रेफरेंस एक्सिस हैं, वाई और एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक पार्टिकल एक पोजीशन पर पड़ा है और वो कौन सी पोजीशन है मेरे बच्चे? पोजीशन ए, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने किसके साथ लिखा? आर ए के साथ। ये मैं अलग बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरी पोजीशन पर आएगा जिसको हमने बी कहा, और जो बी वाला वेक्टर है उसको हमने किसके साथ इंडिकेट किया मेरे बच्चे? आर बी के साथ। तो पार्टिकल की किसी प्लेन में दो पोजीशंस हैं, एक ए वाली पोजीशन है, दूसरी बी वाली पोजीशन है। ए वाली पोजीशन वेक्टर को आर ए कहा गया, बी वाली पोजीशन को आर बी कहा गया। जब हम मूव कर रहे हैं, जब पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये रहा उसका एक्चुअल पाथ जो कि कर्व है। अब जब कर्व जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया कि वो क्या है मेरे बच्चे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कैसा होगा? बिल्कुल सीधा होगा, यानी स्ट्रेट। तो सीधे जाने में पोजीशन चेंज हुई जिसको हमने डेल्टा आर कहा, वो किसके बराबर होगा? आर बी माइनस आर ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सर ये वही है जैसे हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था जिसमें दो पोजीशंस गिवन थी, हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया था, तो यहीं पर भी सेम लॉजिक ही है। तो जो डेल्टा आर है मेरे बच्चे वो बराबर होगा आर बी माइनस आर ए की निस्बत। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाय नेचर कौन सी क्वांटिटी है मेरे बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किसकी तरफ होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर बॉडी नॉर्थ की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ, अगर बॉडी साउथ की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट साउथ की तरफ। तो याद रखिएगा बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसी डायरेक्शन में हमने शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बनाना होता है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ का डायरेक्शन होगा वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा बेटा।
उसके बाद कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, ये मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें मैंने एक रेफरेंस लाइन चूज की है जिसको मैंने ओ कहा और इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑरिजिन कह रहे हैं। कहता है कि अगर आप ऑरिजिन से या रेफरेंस लाइन से राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो उस डिस्प्लेसमेंट को क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कैन बी जीरो। अच्छा, जीरो कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस लोड किया है, ठीक है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कैन बी जीरो कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कैन बी इंक्रीजेस, अगर सारे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ बने तो सबके सब इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद होगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कैन बी डिक्रीज। सर डिक्रीज कैसे होगा, जब कोई बॉडी ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ भी जाए और लेफ्ट हैंड की तरफ भी जाए तो वहां पर वो डिक्रीज होगा। तो ये एक रेफरेंस लाइन मैंने ली, ओरिजिन लाइन। अगर ओरिजिन लाइन से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। जल्दी से इसको नोट कर लें तो मजीद कैलकुलेशन या क्वेश्चन के थ्रू आते हैं। जी मेरे बच्चे, भाई हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी को कवर किया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। देखिए, अब समझिएगा। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है जो पॉइंट ए पर खड़ा है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आया, ठीक है मेरे बच्चे। ये ओरिजिन का राइट वर्ड है ना, राइट पोजीशन के ऊपर। उसके बाद जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया तो इसकी जो पोजीशन हुई है उसमें इसने कितने मीटर कवर किए, 5 मीटर। और जब ये वापस लोड किया आया, तो अब बताएं कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मेरे बच्चे, जब ए और बी से गया था तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 मीटर। अब बी से ए की तरफ आया है तो ये भी तो पोजीशन चेंज हुई है ना, और ये भी कितनी चेंज हुई है, जितना फासला है। तो वो हम 5 मीटर इसमें ऐड कर देंगे तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, बिकम्स 10 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो जब ये राइट वर्ड की तरफ गया था तो ये हुआ पॉजिटिव 5 मीटर। अब ये ओरिजिन से लेफ्ट वर्ड की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव 5 मीटर। बोथ गेट कैंसिल आउट, क्या जवाब बना, जीरो बना। इसका मतलब है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैन बी जीरो। बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया मेरे बच्चे वो जीरो हो सकता है। और वो कब जीरो हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट अपनी सेम जगह पर वापस लोड किया है। तो याद रखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स बैक या व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक, जब ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे रिटर्न्स हो, वापस हो, कहां पर वापस आए, रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लोड किया है देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बदले में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को। जब भी ऑब्जेक्ट वापस सेम पोजीशन पर लोड किया है तो डिस्टेंस नॉन जीरो है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, बिकम जीरो डियर। चले मजीद कुछ और क्वेश्चंस पर आते हैं। हमें कहा गया कि सपोज कर लें कि एक पर्सन है जो पॉइंट ए से पोजीशन चेंज करके पॉइंट बी पर आया मेरे बच्चे, और कितनी पोजीशन चेंज की है, 5 मीटर। उसके बाद बी से फिर वो सी की पोजीशन पर आया, कितना कवर करके आया, 2 मीटर कवर करके आया। तो अब कैलकुलेट करके दिखाएं कि डिस्टेंस क्या है और ये बताएं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अच्छा, जब डिस्टेंस काउंट करेंगे तो मेरे बच्चे ऑलवेज इंक्रीजेस। जब वो गया था तो 5 मीटर, वापस लौट के आया तो 2 मीटर, तो कलेक्टिव आंसर कितना आया, 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे, राइट वर्ड की तरफ गया था तो 5 मीटर, लेफ्ट वर्ड की तरफ 2 मीटर आया तो मैं -2 मीटर करूंगा, यानी आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, 3 मीटर इसका आंसर है। समझ में आ रही है बात। ये लेफ्ट वर्ड की तरफ आया तभी मैंने यहाँ पर माइनस दिया, बताया था ना, ओरिजिन से लेफ्ट वर्ड की तरफ हो तो हम नेगेटिव देते थे। उसके बाद मजीद एक और क्वेश्चन पर आएंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स कवर वन सर्कुलर पाथ, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे मेरे बच्चे, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ मुकम्मल करे तो बताना है कि उसका डिस्टेंस क्या है और बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। अच्छा, वन सर्कुलर पाथ का मतलब है कि जिस पोजीशन से गया था उस पोजीशन पर लोड किया आया। तो अभी मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट अपनी सेम पोजीशन पर वापस आता है तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या हो जाता है, जीरो। तो इस केस में मैं क्या कहूंगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे बच्चे, जीरो। डिस्टेंस नॉन जीरो है और वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या कहलवाएगा, वो कहलवाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। वो क्या कहलवाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। और सर्किल के सरकमफ्रेंस को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2πr। तो याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट पोजीशन इख्तियार कर ले, मतलब एक सर्किल पूरा कंप्लीट कर ले, तो डिस्टेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है जिसको हम 2πr कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है,
बिकम जीरो देयर, याद रखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पर आते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करें, जब ऑब्जेक्ट कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट करें मेरे बच्चे, 2 रिवोल्यूशंस आर कंप्लीटेड। 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करने का क्या मतलब है कि 2 मरतबा वापस सेम जगह पर आए। मेरे बच्चे जब सेम जगह पर आएगा तो आइडिया फिर भी वही निकलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। अब डिस्टेंस क्या होगा, जब एक चक्कर पूरा करेगा तो 2 पाई, अब 2 चक्कर पूरे किए हैं तो इसका मतलब है कि 2 पाई आर पहले चक्कर में और दूसरे चक्कर में भी 2 पाई और हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा, बिकम्स 4 पाई आर। तो 2 चक्कर कंप्लीट करने से डिस्टेंस ऐसे ऐड करते जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अब वो डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हुआ, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि भाई वो अपनी सेम जगह पर वापस लौट के आया है 2 रिवोल्यूशंस के बाद भी। जल्दी से इसको नोट कर लें तो हम मजीद क्वेश्चंस की तरफ आएंगे अभी। जी मेरे बच्चे देखते जाइएगा, क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूं भाई। हमें कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और इसने कवर किया 2 मीटर। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ गया, पॉइंट सी की तरफ गया, कवर किया 3 मीटर। फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ गया और कवर किया 2 मीटर। तो अब बताएं कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कितना किया। जल्दी से आप खुद करें वरना मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखें डिस्टेंस कैसे कवर किया समझाता जा रहा हूं। डिस्टेंस होता है मेरे बच्चे टोटल पाथ लेंथ। तो पहले ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया तो मतलब ए बी वाला डिस्टेंस, फिर बी से सी की तरफ गया तो बी सी वाला डिस्टेंस, फिर सी से डी की तरफ गया तो सी से डी वाला डिस्टेंस मतलब सी डी। अब ए से बी कितना कवर किया मेरे बच्चे 2 मीटर, बी से सी कितना कवर किया 3 मीटर और सी से डी कितना कवर किया 2 मीटर। 2 + 3 + 2 कितना आंसर आया 7 मीटर देयर। डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करेंगे, ए से बी कवर करके आया दैट इज ए बी। उसके बाद मेरे बच्चे बी से सी की तरफ गया कितना बिकम्स सी से बी की तरफ यानी कि सी बी। समझते जाइएगा मैं स्टेप बाय समझाता जा रहा हूं। देखिए अच्छा बी से सी की तरफ सॉरी बी से सी, फिर सी से डी, अब ये लेफ्ट वर्ड की तरफ आया है ना, ठीक है, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट पीरियड की तरफ। तो इसको हम कर देंगे माइनस सी से डी की तरफ। तो अब कवर करके दिखाएं कि जो ए से बी गया वो 2 मीटर था, प्लस बी से सी था 3 मीटर, माइनस सी से डी की तरफ यानी कि 2 मीटर देयर। ये प्लस का 2 मीटर माइनस का 2 मीटर कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 3 मीटर देयर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेगेटिव वाला लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या था शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट से तो मैं सीधा चला जाऊं ना, तो ये तो एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये 2 है ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बिकम्स 3 मीटर देयर। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर देयर। एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सपोज कर लें कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है जो पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ गया मेरे बच्चे, उसने जो पोजीशन चेंज की है वो कवर की है 3 मीटर। फिर वो बी से सी की तरफ गया मेरे बच्चे इस पोजीशन पर, ये ए है ये बी है और ये सी है, बी से सी पर 4 मीटर कवर किया। बताना है कि डिस्टेंस क्या है, उसके बाद बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस तो समेशन होता है सबका, तो ए से बी की तरफ गया तो 3 मीटर, फिर बी से सी की तरफ गया तो 4 मीटर, दोनों आपस में ऐड करें क्या जवाब आएगा 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो मेरे बच्चे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें बेस है 3 मीटर और परपेंडिकुलर है 4, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें, h² = b² + p²। h स्क्वायर हमें चाहिए तो b बेस कितना था 3, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में 4, 4 का स्क्वायर, h² = 9 + 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 25। तो h बराबर हो जाएगा 25 का रेडिकल, और 25 का रेडिकल क्या होगा बिकम्स 5 मीटर दिया। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ 5 मीटर, ये जो आइडिया मैंने अभी आपको बताया। मेरे बच्चे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते तो यहां से पॉइंट क्लियर होती है। हमें कहा गया कि एक पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, कितना कवर किया x मीटर, फिर पॉइंट बी से सी की तरफ गया x मीटर, फिर सी से डी की तरफ गया x मीटर देयर। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस सबकी समेशन होती है मेरे बच्चे x + x + x, तो क्या आंसर आया बिकम 3x देयर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करें तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ चूज करूंगा और शॉर्टेस्ट पाथ में सीधा चला जाऊंगा, तो ये तो स्क्वायर हो गया, 3 साइड से x है, जो चौथी साइड होगी वो भी क्या होगी बिकम x मीटर बनेगी। तो अब इन सारी कैलकुलेशंस पर देखें जो मैंने 2 बोर्ड्स पर समझाए, उन सारी कैलकुलेशंस में जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा बन रहा है। तो कंक्लूजन जो हमें निकला, जो रिजल्ट हमें निकली, वो रिजल्ट हमें ये निकली कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी
डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज्यादा है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो डी है इट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। और यहां पर मैं लिख लेता हूं इन एनी मोशन, क्योंकि हमने सब मोशन को डिस्कस किया एक्सेप्ट एक कंडीशन है, और वो कौन सी कंडीशन है, लीनियर मोशन में, क्योंकि लीनियर मोशन में जो डिस्टेंस होता है ना वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कहलाता है। समझाता हूं कैसे, देख लें। सपोज कर लें कि एक पर्सन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, बस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, पोजीशन चेंज की 5 मीटर, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना कवर हुआ, 5 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वही भी यही है, और वो भी कितना कवर हुआ, वो भी कवर हुआ 5 मीटर दिया। तो मतलब कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ गया, ठीक है। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन तो अगर आप सोच रहे हो कि सर अगर लेफ्ट वर्ड की तरफ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस डायरेक्शन की वजह से आता है, लेकिन इस केस में दोनों आपस में बराबर है। तो क्या हुआ, इन लीनियर मोशन, अगर यहां पर मैं नोट कर दूं मेरे बच्चे, इन लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन में जो डिस्टेंस होता है ना वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो मैं किसी भी मोशन की अगर बात करूं, इन एनी मोशन, मतलब एक्सेप्ट लीनियर ना लिखूं, तो इन एनी मोशन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा। बराबर किस केस में होगा, लीनियर मोशन में, और ज्यादा किस केस में होगा, एक्सेप्ट लीनियर मोशन। लेकिन अगर दोनों इकट्ठे करेंगे तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उलट करके लिखिए तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस देयर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। नोट कर लें तो मजीद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जी मेरे बच्चे, कंक्लूजन हमने निकाला कि भाई जो डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ रेशियोज है जो हमने ध्यान में रखने, कैसे समझा रहा हूं, देखते जाइएगा। अभी डिस्टेंस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का क्या आंसर आएगा, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस का क्या आंसर आएगा। तो देखिए डिस्टेंस बड़ा है या इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। तो ओवरऑल आंसर या तो 1 से बड़ा आएगा, ओवरऑल आंसर या तो 1 से बड़ा आएगा या तो 1 के बराबर आएगा। अब 1 के बराबर तब आएगा जब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हों, और 1 से ज्यादा तब आएगा जब कोई और मोशन हो एक्सेप्ट लीनियर, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होंगे तो वो लीनियर मोशन ही कहलाएगा। अच्छा ये उसका उलट हो गया तो आंसर ऐसे लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 1 देयर। इस कंडीशंस में अगर ये कंडीशन में एक्सेप्ट लीनियर पूछूं आपसे तो इक्वल की साइन आपने हटा देनी है। कैसे, डिस्टेंस ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1। अगर इसको उलट करके लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस इज लेस देन 1। अगर मैं सिर्फ लीनियर के केस में लिखूं, ओनली लीनियर मोशन, तो सिर्फ लीनियर मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 1, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू 1। मेरे बच्चे इसमें हो क्या रहा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा या डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर उतना 1 से बड़ा आएगा। या तो बराबर भी हो सकता है, एक के तब बराबर हो सकता है जब मोशन क्या हो, जब मोशन हो लीनियर, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्ट लीनियर होगा तो इक्वल की निशानी हटा देंगे, ये देख लें नीचे वाली लाइन। और अगर सिर्फ लीनियर हो तो हम ये निशानी हटा देंगे, सिर्फ इक्वल की निशानी दे देंगे। तो ये रेशियो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन पर थोड़ा सा फोकस ऑन कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में क्लियर करवा लीजिएगा। मेरे बच्चे अब हम केस डिस्कस करते हैं इन सर्कुलर मोशन, जो ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। इन सर्कुलर मोशन देखते जाइएगा, अगर 1 रिवोल्यूशन मुकम्मल हो जाए तो क्या होगा। इन 1 रिवोल्यूशन अगर एक चक्कर मुकम्मल हो जाए मेरे बच्चे, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 2 पाई r, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा 0। पीछे मैंने आपको बताया कि सेम पोजीशन पर वापस लौटेगा। उसके बाद हमने किया कि भाई अगर 1 रिवोल्यूशन ना हो, अगर वो हाफ रिवोल्यूशन मतलब आधा चक्कर मुकम्मल हो जाए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो डिस्टेंस देखें, जब एक चक्कर पूरा था तो डिस्टेंस था 2 पाई r। ओके, अब ये मेरे बच्चे हाफ रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन का आधा, तो मैं 2 पाई r का हाफ कर दूंगा डिवाइड बाय 2,
तो 2 गेट कैंसिल, डिस्टेंस का क्या आंसर आया मेरे बच्चे, पाई आर देयर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखें इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा मेरे बच्चे। डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि सेम पोजीशन पर वापस नहीं लौटा, ये कहां गया, फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधा होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पोजीशन, शॉर्टेस्ट लेंथ, सॉरी शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ए से बी की तरफ सीधा जाऊंगा। तो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में इस लाइन को कहा जाता है डायमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा मेरे बच्चे, वो किसके अलोंग कवर होगा, वो होगा डायमीटर में। और जो डायमीटर होता है उसमें 2r होते हैं, मतलब डबल ऑफ रेडियस, क्योंकि ये सर्किल का सेंटर होता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, बिकम्स 2r देयर। तो हाफ रिवोल्यूशन में डिस्टेंस होता है पाई आर, डिस्प्लेसमेंट होता है 2r। अगर यहीं पर ही मैं आपसे रेशियो पूछूं, डिस्टेंस ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, तो देखें डिस्टेंस किसके बराबर है मेरे बच्चे, पाई आर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला हमने, 2r। आर आर गेट कैंसिल, तो पाई रेशियो 2, मतलब पाई डिवाइड बाय 2। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो ये आएगा ऊपर 2r, ये हुआ पाई आर। आर आर गेट कैंसिल, तो 2 ओवर पाई मेरे बच्चे, और 2 ओवर पाई को हम कह सकते हैं 2 रेशो पाई देयर। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशो। हाफ रिवोल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट रिवोल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट है। नोट कर लें तो मजीद कैलकुलेशंस पर जाएं। जी मेरे बच्चे, अच्छा हमने दो चीजें डिस्कस की सर्कुलर पाथ में, 1 रिवोल्यूशन एंड हाफ रिवोल्यूशन। अब नेक्स्ट टास्क आता है, अगर हमारे पास 1/4 रिवोल्यूशन हो, मतलब सर्किल का चौथा हिस्सा। साल के तौर पर ये सर्किल है, इसके हमने 4 हिस्से किए, ओके। अब हमने इनके 3 हिस्सों को मिटा देना है। हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से की, ये वाला जो हिस्सा है, इसको 1/4 रिवोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, ये सर्किल का सेंटर है मेरे बच्चे, ये सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस r होता है, और ये भी डिस्टेंस क्या होता है, r, मतलब रेडियस। अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस के बाद हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो चलिए अब समझिएगा डिस्टेंस क्या होगा। देखिए हमने जब रिवोल्यूशन को दिया था, रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लिया था, तो रिवोल्यूशन में कितना होता है मेरे बच्चे, 2 पाई r। ठीक है, ये मैंने रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, लेकिन ये कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं है। रिवोल्यूशन का क्या है, 1/4, तो इसको 1/4 के साथ मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है, मतलब ये 1/4 मैंने सेम रखा, और रिवोल्यूशन का 2 पाई r। 2 का पहाड़ा 4 पर 2 मरतबा जाएगा, ऊपर से बचा पाई r डिवाइड बाय नीचे से बचा 2। अब डिस्प्लेसमेंट काउंट कर, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो मैं सीधा ऐसे चला जाऊंगा। अगेन आप कहेंगे सर ये ट्रायंगल बना है, इसमें ये हेपाटिनियस हमें चाहिए, जबकि बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूंगा। हेपाटिनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हेपाटिनियस स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस मतलब r स्क्वायर, परपेंडिकुलर वो भी r स्क्वायर है, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्या हुआ 2r स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या देंगे, रेडिकल। तो हेपाटिनियस बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट में खत्म, तो r निकल आया बाहर। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2r, और यही इसका हेपाटिनियस है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि भाई ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2r। इसी सेम क्वेश्चन में ये एमसीक्यूज पूछे, डिस्टेंस ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकाला हमने, पाई r अपॉन 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला हमने, हेपाटिनियस अंडर रेडिकल 2r, और सॉरी ये r r में खत्म, ये अंडर रेडिकल 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर से बचा पाई, नीचे से बचा 2 रेडिकल 2, तो जवाब आया पाई रेशो 2 रेडिकल 2 देयर। ठीक है मेरे बच्चे, और अगर उल्टा पूछे, मतलब ये ऊपर की तरफ हो ये नीचे की तरफ हो, तो ये अल्टर हो जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। अच्छा ये हुआ 1/4 रिवोल्यूशन। उसके बाद हम करते हैं 3/4 रिवोल्यूशन। 3/4 रिवोल्यूशन का क्या मतलब है कि सर्किल के 3 हिस्से, सर्किल के 4 हिस्से किए थे ना, तो उन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से लेने, एक हिस्से को माइनस कर देना है। मिसाल के तौर पर ये सर्किल था, सर्किल के हमने 4 हिस्से किए थे, तो हमने इस हिस्से को माइनस कर देना है, जबकि यहां से लेकर यहां तक जाना है, मतलब ये 3 हिस्से काउंट कर देने। ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी है। इस केस में डिस्टेंस काउंट करें मेरे बच्चे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये 3/4 रखे सेम, 3/4 सेम, और ये रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2 पाई r, 2 का पहाड़ा 4 पर 2 मरतबा जाएगा, ऊपर से बचा 3 पाई r, तो 3 पाई r, नीचे से बचा 2, तो 3 पाई r ओवर 2। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो मैं सीधा ये कवर करके आऊंगा। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हेपाटिनियस चाहिए, तो अभी मैंने पीछे समझा दिया आपको कि अगर हेपाटिनियस साइड है, ये भी r है, ये भी r है, जब यहां पर r और r थे, तो हेपाटिनियस यानी डिस्प्लेसमेंट आया अंडर रेडिकल 2r,
तो इसको सॉल्व नहीं कर रहे, मैं सीधा लिख रहा हूं अंडर इंटीग्रल 2r। इसी सेम क्वेश्चन में मेरे बच्चे अगर आपसे डिस्टेंस ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 3 पाई r और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है हमारे पास है अंडर इंटीग्रल 2r, सॉरी 3 पाई r डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे अंडर इंटीग्रल 2r से तो r गेट कैंसिल, अंडर इंटीग्रल 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जवाब आएगा 3/2 अंडर इंटीग्रल 2। रेशो में लिखें तो 3 पाई रेशो 2 अंडर इंटीग्रल 2। अगर यही क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस पूछा जाए तो इसको हम क्या कर देंगे रिवर्स, 2 रेडिकल 2 रेशो 3 पाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एमसीक्यूज या ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसको अपने खुद प्रैक्टिस आउट करने तब जाके ये चीजें क्लियर होगी मेरे बच्चे। एक लास्ट एमसीक्यूज करूंगा मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर, उसके बाद हम ये पहला लेक्चर यहीं पर ही वाइंड अप कर लेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लें, हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाना चाहेंगे। जी मेरे बच्चे, सामने क्वेश्चन लिखा पड़ा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेक्चर को वाइंड अप करेंगे यहीं पर। कहता है अ बॉडी कंप्लीट्स वन सर्कुलर पाथ, एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ मुकम्मल कर रही है कितने सेकंड्स में, 40 सेकंड्स में। तो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर 1 मिनट 20 सेकंड्स। तरीका देखिएगा मेरे बच्चे, 1 मिनट 20 सेकंड्स को पहले हम सेकंड्स में तब्दील करेंगे। जैसे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 और ये 20 सेकंड्स मजीद कवर किए तो 60 और 20 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 80 सेकंड्स। अब अपने सारी अरेंजमेंट 80 सेकंड के हिसाब से बनानी है। कैसे 80 सेकंड्स के हिसाब से सुनिएगा आप, जब एक सर्कुलर पाथ मुकम्मल हुआ तो कितने सेकंड्स लगे 40 सेकंड। अब टोटल सेकंड्स कितने लगे 80 सेकंड्स। तो ये एक सर्किल कंप्लीट किया, ठीक है, एक सर्किल के लिए तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा 40 सेकंड। अब दूसरा सर्कुलर पाथ भी कंप्लीट करेगा तो दूसरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया तो मजीद 40 सेकंड लग गए तो टोटल टाइम कितना लगा 80 सेकंड्स। मतलब आइडिया कंप्लीट हो गया कि 80 सेकंड्स में उसने 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए। अब 2 रिवोल्यूशंस में हमें डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई और आता है तो यहां पर 2 रिवोल्यूशन हुए तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, क्या जवाब आएगा मेरे बच्चे 4 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिवोल्यूशन मुकम्मल हुआ है ना, तो रिवोल्यूशन मुकम्मल में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। तो ये था लॉजिक एमसीक्यूज में। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टडी कंटिन्यू रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।